दो आईएएस ऑफिसर्स, दोनों आपस में पति पत्नी, दोनों शाम को त्यागराजा स्टेडियम में अपना कुत्ता घुमाने के लिए निकल पड़ते, लेकिन उस समय जो एथलीट्स वहां पे प्रैक्टिस कर रहे होते उनको स्टेडियम से बाहर निकाल दिया जाता। यानी सिर्फ और सिर्फ ये दोनों आईएएस ऑफिसर्स स्टेडियम में चलेंगे ट्रैक पर, और वो भी अपना कुत्ता घुमाते हुए एथलीट्स को बाहर निकाल दिया जाता। बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी पैदा हो गई थी जब इंडियन एक्सप्रेस ने ये रिपोर्ट छापी थी। अब सरकार ने उन दोनों में से एक को, रिंकू दुग्गा जो वाइफ है, उनको सर्विस से निकाल दिया है, कंपल्सरी रिटायरमेंट दे दी है। रूल्स हैं, यहां पर देखिए, आप यूज कर सकते हो एथिक्स की केस स्टडीज में। फंडामेंटल रूल्स 56J रूल 48 ऑफ सेंट्रल सिविल सर्विसेज पेंशन रूल्स 1972। इस रूल के अंतर्गत सरकार किसी भी गवर्नमेंट सर्वेंट को कंपल्सरीली रिटायरमेंट दे सकती है अगर वो पब्लिक इंटरेस्ट में है तो। सरकार का कहना है रिंकू दुग्गा, इनका ट्रैक रिकॉर्ड अच्छा नहीं है, इनको हम कंपल्सरी रिटायरमेंट दे रहे हैं। देखो, इन्होंने जो कुछ किया ना, अपने कुत्ते घुमाने के लिए स्टेडियम बंद कर दिया, कौन सी एथिकल वैल्यूज इन्वॉल्व हैं? पर्सनल इंटरेस्ट को तवज्जो दी, चलो वो तो छोड़िए, इन्होंने अपनी पावर का मिसयूज किया। कायदे से स्टेडियम लेट तक ओपन रहना चाहिए, लेकिन इन्होंने अपनी पावर की धौंस जमाते हुए ऑफिशियल्स को बोला स्टेडियम बंद कर दो। इसके अलावा सरकार ने इनकी अकाउंटेबिलिटी फिक्स की है, हालांकि बहुत लेट अकाउंटेबिलिटी फिक्स हुई, बट सरकार ने एक्शन लिया। ट्रांसपेरेंसी का इशू तो देखो है, मतलब इंडियन एक्सप्रेस ने रिपोर्ट छापी तब जाके एक्शन लिया गया, अदरवाइज भी तो ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए ना कि सरकार के नियम क्या है, वेबसाइट पे कब तक स्टेडियम ओपन रह सकता है। ऐसे कोई कैसे अपनी मनमर्जी कर सकता है कि नहीं स्टेडियम को 4 बजे बंद करवा दिया जाए? तो ट्रांसपेरेंसी का अभाव था। प्रोफेशनल कंडक्ट इन ऑफिसर्स का बहुत ही खराब, अपनी सर्विस के अनुरूप नहीं। एक सिविल सर्वेंट का काम होता है जनता की सेवा में पूरी तरह से डेडिकेटेड हो जाना, लेकिन इन्होंने तो बिल्कुल उलट किया, सर्विस के स्टैंडर्ड्स के हिसाब से इन्होंने काम नहीं किया। तो ये सारे पॉइंट्स आप लिख सकते हो। डेट तो आज की 27 सितंबर 2023 है, और सबसे पहले तो देखो मैं आपसे माफ़ी मांगना चाहता हूँ, आज डिस्कशन देरी से अपलोड हुई हमारी। आज मैं फंस गया, मतलब मैनेजमेंट में आज एक थोड़ी सी क्राइसिस वाली सिचुएशन आ गई। वैसे तो देखो पूरी टीम जो है वो दिन रात काम करती रहती है, लेकिन कुछ मौक़ों पे आवश्यकता पड़ती है, काफ़ी ज़्यादा इन्वॉल्व होना पड़ता है। तो आज वही दिन था सुबह सुबह। खैर, डिस्कशन हम करें आज 3 इश्यूज़ काफ़ी ज़्यादा डिटेल से डिस्कस करेंगे। सबसे पहले नेशनल एजुकेशन पॉलिसी की इम्प्लीमेंटेशन और रिकमेंडेशन से संबंधित एक पार्लियामेंट्री पैनल की रिपोर्ट आई है। दूसरे नंबर पे क्लाइमेट चेंज की वजह से ना इन्फेक्शियस डिजीज और ज़्यादा स्प्रेड होने लगे हैं। नेक्स्ट, क्रेडिट रेटिंग एजेंसी है मूडी, इनकी एक रिपोर्ट आई है आधार से संबंधित। तो ये सारे इश्यूज हम डिटेल से डिस्कस करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारी आज की डिस्कशन का फर्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 की इंप्लीमेंटेशन से संबंधित पार्लियामेंट्री पैनल की एक जो नई रिपोर्ट आई है ना, इस इश्यू से संबंधित है। आप जीएस पेपर सेकंड के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। पार्लियामेंट स्टैंडिंग कमेटी ऑन एजुकेशन ने अपनी एक रिपोर्ट प्रेजेंट की है, इंप्लीमेंटेशन ऑफ द नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 इन हायर एजुकेशन से संबंधित। मतलब नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में तो देखो बहुत कुछ है, प्राइमरी एजुकेशन भी है, सेकेंडरी भी है, हायर सेकेंडरी भी है, लेकिन ये जो रिपोर्ट है ना, ये नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में हायर एजुकेशन का क्या प्रोविजन है, उसको किस प्रकार से इंप्लीमेंट किया जा रहा है, इस इशू पे फोकस करती है। देखो कुछ बेसिक डेटा जो आप आंसर्स में इस्तेमाल कर सकते हो। डिपार्टमेंट ऑफ हायर एजुकेशन, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन का ये कहना है हमारे देश में टोटल यूनिवर्सिटीज़ कितनी है, 1043, 1043। इसमें से देखो 70% तो स्टेट यूनिवर्सिटीज़ हैं जिनको गवर्न किया जाता है स्टेट एक्ट के अंतर्गत, और 18% जो यूनिवर्सिटीज़ हैं वो सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर आती हैं, बाकी कुछ प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ भी होंगी। इसके अलावा 94% जो स्टूडेंट्स हैं ना, वो या तो स्टेट इंस्टीट्यूशंस में इनरोल्ड हैं या फिर प्राइवेट में, और 6% स्टूडेंट्स सेंट्रल इंस्टीट्यूशंस में इन्वॉल्व हैं। इसके अलावा जो ग्रोस एनरोलमेंट रेशियो है ना हायर एजुकेशन में, वो लगातार इंप्रूव हो रहा है। मैं आपसे पूछता हूँ ग्रोस एनरोलमेंट रेशियो क्या है? जैसे देखो, मान लीजिए अभी ना हमारे देश में 100 स्टूडेंट्स हैं जिनकी एज 18 से 23 के बीच में है, टोटल 100 स्टूडेंट्स हैं, लेकिन टोटल 100 में से ना 25 ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो हायर एजुकेशन प्राप्त कर रहे हैं। इस एज ग्रुप में है 100, बट इस एज ग्रुप में जितने लोग हैं ना, टोटल मान लीजिए 100 हैं, तो उसमें से 25 अभी हायर एजुकेशन प्राप्त कर रहे हैं, 75 नहीं कर रहे हैं। तो ये जो 25 है ना,
ये है ग्रोस एनरोलमेंट रेशियो इन हायर एजुकेशन। समझ गए आप? ये ग्रोस एनरोलमेंट रेशियो इन हायर एजुकेशन 2016-17 में 24.1% थी और 2020-21 में बढ़ के हो गई 27.3%, जो कि अच्छी बात है। इवन देखो एसटी और एससी कम्युनिटी के जो स्टूडेंट्स हैं ना, उनका जो इनरोलमेंट है हायर एजुकेशन के संस्थानों में वो भी इंक्रीज हुआ है। अब देखो बात कर लेते हैं कि पार्लियामेंट्री पैनल ने अपनी रिपोर्ट में क्या बोला है, कैसे इस एजुकेशन पॉलिसी को इंप्लीमेंट किया जा रहा है, क्या स्टेटस है। देखो पार्लियामेंट्री पैनल बोलता है कि बहुत बढ़िया काम चल रहा है इस पॉलिसी के इंप्लीमेंटेशन में। अगर बात करें स्कूल्स की, प्राइमरी एजुकेशन की, तो वहां पे तो बहुत बढ़िया काम चल रहा है। एग्जाम्पल भी देते हैं पार्लियामेंट्री पैनल वाले। पीएम स्कूल फॉर राइजिंग इंडिया, पीएम श्री एक इनिशिएटिव है। इसमें क्या है, जैसे स्कूल है, स्कूल में ना दूसरे देशों की भी बेस्ट एजुकेशनल प्रैक्टिसेस को इंक्लूड किया जा रहा है। फॉर एग्जांपल फिनलैंड की एक एजुकेशनल पॉलिसी है जिसमें करैक्टर फॉर्मेशन पे फोकस किया जाता है स्कूल में। तो पीएम श्री इनिशिएटिव में ना जो स्कूल्स आएंगे वहां पे फिनलैंड की इस बेस्ट प्रैक्टिस को फॉलो किया जाएगा कि बच्चों का करैक्टर फॉर्मेशन करवाया जाए। दूसरा एग्जांपल, जैसे यूएसए में ना क्रिएटिविटी पे फोकस किया जाता है, तो जो चीजें क्रिएटिविटी इंक्रीज करने के लिए यूएसए के स्कूल्स में होती हैं वो भी होंगी पीएम श्री के अंतर्गत जो स्कूल्स आएंगे वहां पे। तो कहने का मतलब ये है, पीएम स्कूल्स फॉर राइजिंग इंडिया ऐसे स्कूल्स हैं जहां पे बेस्ट एजुकेशनल प्रैक्टिसेस को फॉलो किया जाता है। उसके बाद नेक्स्ट है ई विद्या। देखो अलग अलग माध्यम से एजुकेशन प्रोवाइड करने का जो जरिया है ना, उनको एक ही छत के अंदर ले आए हैं सरकार वाले, और उस छत को नाम दे दिया गया है पीएम ई विद्या। मतलब ये इनिशिएटिव पहले से थे। दीक्षा की वेबसाइट पे जाके आप कंटेंट डाउनलोड कर सकते हो, जैसे एनसीईआरटी, एनआईओएस संबंधित कुछ दूसरी बुक्स भी। स्वयं पोर्टल पे जाके आप कोर्सेज देख सकते हो, पॉलिटिकल साइंस, साइकोलॉजी, इनसे संबंधित। स्वयं प्रभा टीवी चैनल ऑन करके आप एजुकेशनल प्रोग्राम देख सकते हो। ऑनलाइन कोचिंग फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स जैसे नीट। तो पीएमई विद्या पे आप जाओगे ना, आपको आपके काम का भी कुछ सिलेक्टिव अच्छा मटेरियल मिल सकता है, सिलेक्टिव, सारा नहीं। तो पैनल की रिपोर्ट का यही कहना है, फ्रूटफुल प्रोग्रेस देखने को मिली है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 की इंप्लीमेंटेशन में। अब नेक्स्ट है बेस्ट प्रैक्टिसेस जम्मू एंड कश्मीर। जम्मू एंड कश्मीर वन ऑफ द फर्स्ट यूटी या फिर राज्य बना जहां पे इस पॉलिसी को इंप्लीमेंट किया जा रहा है सभी हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस में। इसके अलावा कुछ कॉमन से पॉइंट्स आते हैं, जैसे नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 का जो फोकस है वो क्रिएटिविटी पे है। किसी भी बच्चे का जो क्रिएटिव पोटेंशियल है वो उभर के आए, इस चीज़ पे है। तो इसके लिए इंडस्ट्री इंस्टीट्यूशन लिंकेज पे फोकस किया गया है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में, और धीरे धीरे इसका इंप्लीमेंटेशन हो भी रहा है। फिर नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में ना इंडियन यूनिवर्सिटीज़ को आज़ादी दी गई है कि वो आप अपना कैंपस जो है वो दूसरे देशों में इस्टेब्लिश कर सकते हो। जैसे आईआईटी ने तंजानिया वगैरह में और गल्फ में भी अपना कैंपस इस्टेब्लिश किया है। यूनिवर्सिटीज़ को आज़ादी दी गई है कि आप स्टार्टअप इंक्यूबेशन सेंटर इस्टेब्लिश कर सकते हो। मतलब एक यूनिवर्सिटी के अंदर, फॉर एग्जांपल आईआईटी के अंदर जो स्टार्टअप इंक्यूबेशन सेंटर है ना, वो अब डेवलप हो रहे हैं ताकि बच्चे शुरुआत से ही कॉलेज में ही अपना स्टार्टअप से संबंधित काम करना स्टार्ट कर सकें, और इसके लिए उनको वहाँ पे मदद भी मिलेगी कि कैसे एक स्टार्टअप के आइडिया को आप आगे ले जा सकते हो। टॉप जो वर्ल्ड की 100 यूनिवर्सिटीज़ है ना, उनको इजाज़त दी गई है कि आप इंडिया में ऑपरेट कर सकते हो। तो ये सारी चीज़ें जो हैं धीरे धीरे इंप्लीमेंट होना स्टार्ट हो गई हैं। यूजीसी ने तो बल्कि हाल ही में ड्राफ्ट गाइडलाइंस रिलीज़ की थी कुछ महीने पहले, और उन्होंने रूल्स रिलैक्स करने के बारे में सोचा है कि टॉप 100 के बजाय टॉप 500 जो फॉरेन यूनिवर्सिटीज़ हैं वो इंडिया में अपना कैंपस इस्टेब्लिश कर सकें। लेकिन अभी इस पे फाइनल डिसीजन नहीं हुआ है। G20 न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन, हाल ही में G20 का समिट इंडिया में हुआ, तो वहाँ भी एजुकेशन से संबंधित ये डिक्लेरेशन पे सहमति बनी कि ओपन, इक्विटेबल एंड सिक्योर साइंटिफिक कोलैबोरेशन होगी विभिन्न देशों के स्टूडेंट्स, स्कॉलर्स और रिसर्च साइंटिस्ट के बीच में। ये कॉमन सा पॉइंट है। नेक्स्ट है मल्टी एंट्री एंड मल्टी एग्जिट ऑप्शन। ये देखो इंपॉर्टेंट फीचर है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 का। इसमें क्या है, कोई भी स्टूडेंट जो है ना, मान लीजिए उसने 1 साल पढ़ाई की है कॉलेज में, तो उसको ना 1 साल का सर्टिफिकेट दे देंगे। अगर उसने 2 साल की है तो वो छोड़ सकता है, तो भी उसको 2 साल का डिप्लोमा दे देंगे। अगर उसने 3 साल की है तो उसको डिग्री दे देंगे। पहले ऐसा नहीं होता था। पहले ऐसा होता था कि आपने डिग्री में एडमिशन लिया है तो कंप्लीट करोगे तो डिग्री मिलेगी, बीच में छोड़ दोगे तो आपको कुछ नहीं मिलेगा। लेकिन इसमें क्या है, मल्टी एंट्री मल्टी एग्जिट। आप
बीच में भी एंटर कर सकते हो, बीच में छोड़ भी सकते हो। तो स्टूडेंट्स को ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी मिल रही है इससे। लेकिन कुछ राज्यों ने मना कर दिया है, जैसे केरला ने हाल ही में मना कर दिया कि हम ये मल्टी एंट्री मल्टीपल जो एग्जिट है इसे इंप्लीमेंट नहीं करेंगे, ये हमारे देश के लिए नहीं है, ये वेस्टर्न एजुकेशन के लिए है। तो ये थोड़ा सा कॉन्ट्रोवर्शियल फीचर है, कुछ राज्य मना कर रहे हैं इसको इंप्लीमेंट करने में। अब चैलेंजेस की बात करते हैं। सबसे पहले तो देखो यही आ गया मल्टीपल एंट्री एंड मल्टीपल एग्जिट कि कई सारे इश्यूज आ रहे हैं इसको इंप्लीमेंट करने में। ये बोला जा रहा है कि इससे ना ड्रॉप आउट इंक्रीज हो जाएगा। कुछ स्टूडेंट्स, थोड़ा सा प्रेशर आएगा, थोड़ा सा पैसों की दिक्कत आएगी तो वो छोड़ देंगे, वो बोलेंगे कि हम आगे फ्यूचर में कंप्लीट कर लेंगे, अभी वर्कफोर्स ज्वाइन कर लेते हैं। तो हायर एजुकेशन के संस्थानों से ना ड्रॉप आउट इंक्रीज हो जाएगा इसकी वजह से। दूसरा ये भी दिक्कत है मल्टीपल एंट्री, बीच में भी एंटर कर सकते हैं, बीच में से भी एंटर कर सकते हैं। तो मान लीजिए कोई स्टूडेंट है, उसने 1 साल शिक्षा प्राप्त की, फिर छोड़ दिया, सर्टिफिकेट ले लिया, अब वो 4-5 साल बाद में फिर से ज्वाइन करना चाहता है, तो उसकी 1 साल की जो पढ़ाई है वो व्यर्थ नहीं गई इस सिस्टम के हिसाब से। लेकिन देखो बात तो सही है कि उसने 1 साल की पढ़ाई करके छोड़ा था, बट वो भूल गया ना 1 साल में उसने जो भी पढ़ा था, अब उसे नए सिरे से शुरुआत करना पड़ रहा है। नेक्स्ट पॉइंट है एक्सेसिबिलिटी। देखो अभी ना जो सोशो इकोनॉमिकली डिसएडवांटेज एरियाज है ना, वहाँ पे हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस की एक्सेसिबिलिटी अभी भी कम है। इसके लिए रिकमेंडेशन भी दी जाती है पैनल के द्वारा, लेकिन अभी आप इश्यूज समझिए, इसके बाद हम रिकमेंडेशंस भी डिस्कस करेंगे। रीज़न कोई भी हो सकते हैं, फाइनेंशियल बैरियर, पैसे नहीं है, जोग्राफिकल कंस्ट्रेंट्स, दूर है हायर एजुकेशन का संस्थान, स्टीरियोटाइप कि यार तुम्हारे माँ बाप काम कर रहे हैं, तुम पढ़ रहे हो, तुम्हें अपने माँ बाप का हाथ बटाना चाहिए। नेक्स्ट लिंग्विस्टिक इशू, अभी भी ज़्यादातर जो हायर एजुकेशन के इंस्टीट्यूशंस हैं ना, वहाँ पर इंग्लिश में पढ़ाया जाता है, लोकल लैंग्वेज में नहीं पढ़ाया जाता। नेक्स्ट लैक ऑफ फंडिंग, सरकार को 6% ऑफ जीडीपी एजुकेशन के लिए खर्च करना चाहिए, बट देखो 2022-23 के सर्वे के अनुसार सिर्फ 2.9% ऑफ जीडीपी सरकार खर्च कर रही है एजुकेशन पे। अब वे फॉरवर्ड, ये एक प्रकार से रिकमेंडेशंस हैं पैनल की, क्या करना चाहिए। 2030 आते आते हर एक जिले में, देश के हर एक जिले में एटलीस्ट एक मल्टी डिसिप्लिनरी हायर एजुकेशन का संस्थान जरूर होना चाहिए। मल्टी डिसिप्लिनरी जिसमें अलग अलग डिसिप्लिन्स में पढ़ाई करवाई जा रही है, फॉर एग्जांपल जैसे इंजीनियरिंग भी और ह्यूमैनिटी के जो सब्जेक्ट होते हैं वो भी। इस प्रकार से हर एक जिले में एक मल्टी डिसिप्लिनरी हायर एजुकेशन का संस्थान जरूर होना चाहिए। 2035 आते आते जो ग्रोस एनरोलमेंट रेशो है हायर एजुकेशन में वो 50% आना चाहिए। पेटेंट फाइलिंग, अभी भी रिसर्च पे फोकस कम है, हायर एजुकेशन के संस्थानों में रिसर्च पे फोकस ज़्यादा होना चाहिए ताकि इंडिया की तरफ से ज़्यादा पेटेंट्स फाइल किए जा सकें। नेक्स्ट देखो हायर एजुकेशन के इंस्टीट्यूशंस को फाइनेंस करने के लिए जो एजेंसी है ना, ये हायर एजुकेशन फाइनेंसिंग एजेंसी, इसको डाइवर्सिफाई करने की जरूरत है। अभी ना इस एजेंसी के पास पैसा आता है सिर्फ सरकार की तरफ से, लेकिन जो कॉर्पोरेट ग्रुप्स के लोग हैं वो पैसा दे सकें, फिलैंथ्रोपिक फाउंडेशंस यानी मानवता के लिए जो काम करते हैं भलाई के लिए, वो पैसा दे सकें। कहने का मतलब ये है इस एजेंसी को ना दूसरे सोर्सेज से भी फंडिंग लाने की आवश्यकता है, और ये जो एजेंसी है ये हायर एजुकेशन के इंस्टीट्यूशंस को कम इंटरेस्ट रेट पे लोन दे ताकि वो आसानी से एक्सपेंड कर सकें। नेक्स्ट डिजिटाइजेशन ऑफ एजुकेशन, देखो डिजिटाइजेशन तो हुआ है एजुकेशन का, डिजिटल लाइब्रेरीज बनी है, स्वयं प्रभा पोर्टल बना है जो हमने डिस्कस किया। एक फोरम बनाने का प्रोविजन था नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में, नेशनल एजुकेशन टेक्नोलॉजी फोरम। ये फोरम क्या करेगा, बन गया ना तो सरकार को आइडिया देगा कैसे आप डिजिटलाइजेशन और टेक्नोलॉजी की सहायता से और बढ़िया ढंग से एजुकेशन को मजबूत कर सकते हो हमारे देश में। फिर इसके बाद नॉर्मल सा पॉइंट है क्लाउड टेक्नोलॉजीज का इस्तेमाल करो एलएमएस मजबूत बनाने के लिए, मतलब लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम, स्टूडेंट्स आसानी से वेबसाइट पे वीडियो देख सकें, फिर टेस्ट दे सकें, टीचर सभी टेस्टों के आधार पे स्टूडेंट की परफॉर्मेंस चेक कर सके। तो इस प्रकार के क्लाउड मैनेजमेंट सिस्टम को आप स्ट्रॉन्ग करो। नेक्स्ट स्टूडेंट इन्वॉल्वमेंट, अभी देखो स्टूडेंट कम्युनिटी का इन्वॉल्वमेंट कम है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी की इंप्लीमेंटेशन में, तो उनका फीडबैक भी इन्वॉल्व करो, खास करके मल्टीपल एंट्री मल्टीपल एग्जिट सिस्टम में और एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट्स। एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट्स क्या है, जैसे देखो महेश है, महेश ने पहले साल में अपनी इंजीनियरिंग कर ली मान लीजिए, तो उसको क्रेडिट मिल गए, उसका एक अकाउंट बनेगा क्रेडिट वाला, 1 साल पूरा करने पे उसको 16 क्रेडिट मिल गए।
बाद में 1 साल बाद महेश का मन खत्म हो गया कि नहीं यार, मैं तो नहीं, अभी आगे मुझे पढ़ना नहीं है, मेरा स्टार्टअप ओपन करूंगा। तो उसके 16 क्रेडिट जो है ना वहीं के वहीं पे जमा हो गए। अब लेकिन 3-4 साल बाद महेश फिर से इंजीनियरिंग करना चाहता है, तो उसके पास 16 क्रेडिट तो पहले से पड़े हैं। तो ये दोनों मिलती जुलती चीज है, मल्टीपल एंट्री मल्टीपल एग्जिट। समझ गए? तो ये एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट्स का जो कंसेप्ट है ना, इस पर भी स्टूडेंट्स का फीडबैक लेना चाहिए। इंक्लूसिव एजुकेशन, जो मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटीज के स्टूडेंट्स हैं वो अच्छे से हायर एजुकेशन को एक्सेस नहीं कर पाते, उनके लिए इनफ प्रोविजंस होने चाहिए, जैसे स्कॉलरशिप, अवेयरनेस, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, टीचर ट्रेनिंग, रिक्रूटमेंट, फाइनेंशियल सपोर्ट, डिजिटल इंक्लूसिविटी। ये सब किन के लिए? मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटीज के स्टूडेंट्स के लिए, जैसे शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब। नेक्स्ट, एमएसएमई कॉम्प्लेक्स है, जैसे हमने शुरुआत में डिस्कस किया। जहां जहां पे इनको इंप्लीमेंट किया जा रहा है ना, इसके ऑपरेशन को स्मूथली इंप्लीमेंट किया जाए। जैसे क्रेडिट ट्रांसफर कैसे होंगे? महेश ने एक इंजीनियरिंग कॉलेज में 16 क्रेडिट ले लिए, अब वो किसी दूसरे राज्य के इंजीनियरिंग कॉलेज में जाके स्टडी करना चाहता है, तो कैसे क्रेडिट ट्रांसफर होंगे? ये सब लॉजिस्टिक ना अच्छे से सरकार इंप्लीमेंट करें। तो कुल मिला के देखो, यही रिकमेंडेशंस हैं पार्लियामेंट्री पैनल की। अब चलते हैं आगे। इसके बाद क्वेश्चन देख लीजिए जो आपको अटेम्प्ट करना है। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी से संबंधित ये क्वेश्चन है। pwonlyas.com पे जाके आप क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हो। फिर ये प्री का क्वेश्चन है, ये भी सिंपल है। इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए और आंसर दीजिए, फिर इस वीडियो के अंत में ही मैं आपको आंसर देता हूं इस क्वेश्चन का। मीनवाइल आप कमेंट बॉक्स में अपना आंसर जरूर लिखिएगा ताकि चेक हो जाए। इसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल क्लाइमेट चेंज एंड न्यू डिजीज सिनेरियोज से संबंधित है। आप जीएस पेपर 2 एंड जीएस पेपर 3 के इन टॉपिक्स से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। देखो अभी ना इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज की ना एक रिसेंट रिपोर्ट आई, जिसमें ना एक वार्निंग दी गई है, चेतावनी दी गई है कि क्लाइमेट चेंज की वजह से ना इन्फेक्शियस डिजीज का जो खतरा है ना, बल्कि और ज़्यादा बढ़ गया है। क्लाइमेट चेंज और डिजीज जो फैलते हैं हर साल, कम्युनिकेबल डिजीज, उनमें ना एक रिश्ता है। क्या रिश्ता है? आप एग्जाम्पल की सहायता से समझिए। जैसे देखो, पहले ना डेंगू का एक पीक सीजन हुआ करता था, बारिश का मौसम। बारिश के सीजन में डेंगू फैलना स्टार्ट होता था, कैंपेन चलते थे बड़े बड़े कि अरे भैया एक जगह पे पानी आप मत इकट्ठा होने दो। लेकिन क्लाइमेट चेंज की वजह से ना अब कोई जरूरी नहीं कि बारिश उसी सीजन में आती है। क्लाइमेट चेंज की वजह से बारिश अलग अलग सीजनों में आनी स्टार्ट हो गई है, अलग अलग ढंग से। तो पहले देखो, डेंगू फैलाने वाला जो मॉस्किटो है ना, जो मच्छर है, क्या नाम है बताइए, कमेंट बॉक्स में लिखिए। जिस इंसेक्ट की वजह से, जिस मच्छर की वजह से डेंगू फैलता है, एडिस इजिप्टी। तो पहले ये सिर्फ बारिश के सीजन में एक्टिव होता था, अब बारिश दूसरे सीजन्स में भी ज़्यादा आने लगी है। तो इस मच्छर को ना और ज़्यादा मौके मिल गए हैं एक्टिव होने के। तो डेंगू के ना 2-3 पीक आने लग गए हैं एक साल में, पहले एक पीक हुआ करता था। अब समझ गए आप क्लाइमेट चेंज किस प्रकार से नए डिजीज सिनेरियो क्रिएट कर रहा है। इसके बाद राइटर बोलते हैं, देखो टेम्परेचर में वेरिएबिलिटी, प्रेसिपिटेशन यानी बारिश में वेरिएबिलिटी एंड ह्यूमिडिटी, इन सब की वजह से ना जो ट्रांसमिशन साइकिल है ना डिजीज का, वो डिसरप्ट हो गया है। जैसे कुछ मॉस्किटोज हैं वो डिजीज फैलाते हैं, लेकिन वो गर्मी में एक्टिव होते थे। अब गर्मी का सीजन खुद ही एक्सटेंड हो गया, फरवरी से गर्मी पड़नी स्टार्ट हो जाती है। इसके अलावा बहुत सारे वेक्टर्स जो डिजीज कैरी करते हैं, वेक्टर्स मतलब जैसे वायरस है, बैक्टीरिया है, मॉस्किटोज हैं, ये डिजीज को एक इंसान से दूसरे में फैलाते हैं या फिर एनिमल से इंसान में फैलाते हैं। तो ना हैबिटेट लॉस की वजह से ना, मतलब अर्बनाइजेशन ज़्यादा हो गया, पेड़ों को काटा जाने लगा, जंगलों को काटा जाने लगा, तो ये जो एनिमल्स है ना वो ह्यूमन बींग्स के ज़्यादा संपर्क में आ गए। और बहुत सारे वायरस एनिमल्स के ऊपर सर्वाइव करते थे। उन वायरसेस की वजह से ना कई बार ऐसा होता है कि वो एनिमल को तो ज़्यादा तंग नहीं करते, लेकिन वो वायरसेस जो एनिमल्स के ऊपर सर्वाइव करते हैं, वो इंटरेक्शन के कारण एनिमल से अब एंटर कर गए ह्यूमन बींग्स में, लेकिन ह्यूमन बींग्स को वो ज़बरदस्त नुकसान पहुंचाते हैं। जैसे निपा वायरस है, निपा वायरस आता पिग से है। इस वायरस का पिग के ऊपर तो कोई खास सिम्टम्स नहीं देखने को मिलते, लेकिन पिग के थ्रू ये ह्यूमन बींग्स में आ जाता है और ह्यूमन बींग्स को फिर नुकसान पहुंचाता है। केरला में आजकल ज़्यादा स्प्रेड हो रहा है निपा वायरस। समझ गए? मतलब वायरसेस जो एनिमल्स को इतना नुकसान नहीं पहुंचाते, लेकिन एनिमल्स के थ्रू ह्यूमन बींग्स में एंटर कर जाते हैं, फिर डिजीज स्प्रेड करते हैं। और ऐसे डिजीज को कहा जाता है जूलॉजिकल डिजीज, जो एनिमल्स से ह्यूमन बींग्स में आते हैं। इसके बाद रिपोर्ट में कहा गया, जितने देखो इन्फेक्शियस डिजीज है ना दुनिया में, उसमें से आधे ऐसे हैं जो और ज़्यादा खतरनाक हो रहे हैं क्लाइमेट चेंज
की वजह से डिजीज़ ने ना नई ट्रांसमिशन रूट्स भी ढूंढ लिए हैं, जैसे मेडिकल टूरिज्म है। बहुत से जैसे पेशेंट्स इंडिया में आते हैं दूसरे देशों से इलाज करवाने के लिए, तो वो इंडिया में इलाज करवाने आते हैं तो वायरस भी तो लेके आते हैं ना, वायरस बैक्टीरिया जिनसे डिजीज़ फैलते हैं। अब ग्लोबलाइजेशन बहुत ज़्यादा है। अब कोई चीज़ इंडोनेशिया की है, इंडोनेशिया से इंडिया में आई, अब इंडोनेशिया के उस चीज़ में ना जो खाने लायक है, फूड इत्यादि है, वहाँ पे कुछ बैक्टीरिया वगैरह थे, अब वो इंडिया में आ गए क्योंकि इंडोनेशिया से वो चीज़ इंडिया में इंपोर्ट हुई है। तो मतलब नए नए ट्रांसमिशन रूट्स डिजीज़ ने ढूंढ लिए हैं। तो राइटर ये बोलते हैं इन डिजीज़ को डिटेक्ट करने के लिए, सर्विलियंस के लिए हमें ना स्ट्रेटजी चेंज करनी पड़ेगी। अभी देखो, आप एक बार इतिहास देखिए डिजीज सर्विलियंस का। 2007 में ना एक इंटीग्रेटेड डिजीज सर्विलियंस प्रोग्राम आया था। 2008 में इस सर्विलियंस की सहायता से 553 डिजीज का आउटब्रेक रिकॉर्ड किया गया और 2017 आते आते 1714 डिजीज का आउटब्रेक रिकॉर्ड किया गया। लेकिन फिर 2017 में महसूस हुआ कि यार टेक्नोलॉजीज तो नई नई आ गई हैं, तो एक नया सर्विलियंस प्रोग्राम लॉन्च किया जाए। तो रियल टाइम बेसिस पे डिजीज के आउटब्रेक को रिकॉर्ड करने के लिए इंटीग्रेटेड हेल्थ इंफॉर्मेशन प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया था, IHIP। 7 स्टेट्स में लॉन्च किया गया था 2018 में। आप सिंपल ये पॉइंट जानिए जो एग्जाम में लिखने लायक है कि ये जो प्रोग्राम है ना, इसने एक्सपेक्टेशंस के हिसाब से कायम नहीं किया है। जैसा सोचा गया था कि रियल टाइम बेसिस पे डिजीज की रिकॉर्डिंग होगी, वैसा नहीं हो रहा है। एक्सपेक्टेशंस के हिसाब से ये सर्विलियंस प्रोग्राम उतना अच्छा नहीं है। अगर देखो हमें क्लाइमेट चेंज इंड्यूस्ड डिजीज के स्प्रेड को रोकना है ना, तो कुछ बेसिक चीज़ें की जाएं। इकोसिस्टम को सेफगार्ड किया जाए, ग्रीन हाउस गैसेस के एमिशन को कम किया जाए, और जो डिजीज फैलाने वाले माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं ना, यानी पैथोजेंस हैं, उनकी सर्विलियंस किए जाए। जैसे सीवर वाला पानी होता है, उसके सैंपल्स में जांच की जाए क्या कोई नया वायरस बैक्टीरिया तो नहीं आया जो नुकसान पहुंचाता है। नेक्स्ट है वन हेल्थ। वन हेल्थ अप्रोच ये है ह्यूमन बींग्स, इन्वायरमेंट और एनिमल हेल्थ, तीनों की जो हेल्थ है ना आपस में कनेक्टेड है। ऐसा नहीं कि आप एक दो चीज़ों पे ध्यान दो, ह्यूमन बींग्स पे ध्यान दो, बाकी चीज़ों को इग्नोर कर दो, तो फिर देखो ह्यूमन हेल्थ भी खतरे में आ जाएगी। अगर आपको किसी की भी हेल्थ इंश्योर करनी है ना, तो तीनों की हेल्थ को इंश्योर करना होगा। तीनों की हेल्थ आपस में इंटरलिंक्ड है। ये जो अप्रोच है ना वन हेल्थ अप्रोच, इसमें सारी चीज़ें आ जाती हैं। जीनोटिक डिजीज़ जो एनिमल से ह्यूमन बींग्स में आते हैं, नेग्लेक्टेड ट्रॉपिकल डिजीज, वेक्टर बोर्न डिजीज, एंटी माइक्रोबियल रेसिस्टेंस एंड इन्वायरमेंटल कंटामिनेशन, ये सारी प्रॉब्लम्स एड्रेस हो जाएंगी अगर आप वन हेल्थ अप्रोच को फॉलो करते हो तो। इसलिए इंडिया को ना वन हेल्थ और दूसरी तरफ इन्फेक्शियस डिजीज कंट्रोल प्रोग्राम लॉन्च करना चाहिए, और इसके लिए कोऑपरेशन होना चाहिए सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट और इनकी एजेंसीज के बीच में। इसके अलावा देखो एनिमल हस्बेंड्री, फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन और नेक्स्ट पब्लिक हेल्थ डिपार्टमेंट, इन सब को ना एक साथ मिलकर काम करना होगा। और डिजीज की सर्विलियंस के लिए माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो डिजीज फैलाते हैं यानी पैथोजेंस, उनकी सर्विलियंस के लिए एक स्ट्रॉन्ग सिस्टम इस्टेब्लिश करना होगा। नेक्स्ट पॉइंट ये है, ये सारे स्टेक होल्डर्स जैसे एनिमल हस्बेंड्री, फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, स्टेट एजेंसी, सेंट्रल एजेंसी, सबको ना आपस में ट्रस्ट बिल्ड करना होगा, मिलके काम करना होगा, एक दूसरे के साथ डेटा शेयर करना होगा, लोकल लेवल पे रिस्पॉन्सिबिलिटी डिवाइस करनी होगी। जब ये सारा काम होगा ना, तब जाके ये क्लाइमेट चेंज इंड्यूस्ड डिजीज को स्प्रेड होने में हम सफलता हासिल कर सकते हैं। लास्ट में राइटर ये बोलते हैं, देखो जब कोई नया डिजीज आता है ना, जैसे अभी कोविड-19 आया, उस पर तो एनर्जी एंड फोकस बहुत ज़्यादा हो जाता है, लेकिन अभी भी इतने सारे डिजीज़ हैं जैसे इन्फ्लुएंजा, मिजल्स, जैपनीज इंसेफेलाइटिस, डेंगू, डायरिया, इनकी वजह से इतनी डेथ होती हैं, इन पे सरकार ध्यान नहीं देती। और क्लाइमेट चेंज देखो, क्लाइमेट चेंज का असर सिर्फ इन्फेक्शियस डिजीज़ के ऊपर नहीं है, दूसरे डिजीज़ के ऊपर भी है, जैसे मेंटल हेल्थ है, कार्डियोवास्कुलर डिजीज़ हैं, रिस्पायरेटरी प्रॉब्लम्स हैं, ये सब भी और ज़्यादा इंक्रीज हो रही हैं क्लाइमेट चेंज की वजह से। तो इसलिए इसके प्रभाव को, नेगेटिव इम्पैक्ट को कम करने के लिए हमें अच्छे स्टेप्स लेने की आवश्यकता है। तो ये पूरा आर्टिकल हमने डिस्कस किया, चलते हैं आगे। इसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल आधार कंसर्न्स से संबंधित है। आप जीएस पेपर सेकंड के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। हाल ही में ना मूडी जो कि एक क्रेडिट रेटिंग एजेंसी है, इस क्रेडिट रेटिंग एजेंसी ने ना आधार को लेकर कुछ कंसर्न्स जाहिर किए। जैसे एक सिंगल
अथॉरिटी है जो इंडिया में करोड़ों लोगों का जो डेटा है वो होल्ड कर रही है। तो लोगों का आधार संबंधी जो डेटा है उसका गलत इस्तेमाल किया जा सकता है। वो डेटा किसी थर्ड पार्टी के पास पहुंच सकता है और वो थर्ड पार्टी जनता की प्रोफाइलिंग के लिए इस डेटा का इस्तेमाल कर सकती है। इसके अलावा जैसे देखो आधार में क्या होता है, आज के समय में सरकार ने हर एक स्कीम को इंप्लीमेंट करने के लिए आधार तो मांगती है। जैसे मनरेगा की स्कीम की इंप्लीमेंटेशन से संबंधित पॉइंट्स हमने डिस्कस किए थे कि कोई भी पर्सन जो मनरेगा स्कीम में काम कर रहा है ना, तो उसको पैसे तभी मिलेंगे जब वो साइट पे जाके अपना ऑथराइजेशन करवाता है, यानी बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेट करवाता है, ताकि पता लग जाए कि वो पर्सन साइट पे पहुंचा है। लेकिन कई बार जो मैनुअल वर्कर्स हैं ना, अब जैसे उनके फिंगरप्रिंट्स उड़ जाते हैं मतलब डिसअपियर हो जाते हैं, वो बेचारे इतना काम करते हैं, तो उनका फिर बायोमेट्रिफिकेशन फेल हो जाता है। बायोमेट्रिफिकेशन फेल होने की वजह से फिर उनको मनरेगा की सैलरी वगैरह नहीं आ पाती। ऑलरेडी मनरेगा में इतनी कम सैलरी है, लेकिन अब उस बेचारे मजदूर की गलती नहीं है, उसके जो फिंगरप्रिंट्स हैं नहीं मैच हो रहे हैं, एप्लीकेशन में स्कैन नहीं हो पा रहा है ढंग से। हमारे साथ भी कई बार दिक्कत आ जाती है, तो फिर उनको सैलरी नहीं मिलेगी। ये तो बहुत बड़ी दिक्कत है ना। अब बहुत से लोग ऐसे हैं जिनका आधार कार्ड बन नहीं पाता या फिर और तरह के इश्यूज आ जाते हैं, वो भी सिस्टम से एक्सक्लूड हो जाते हैं, उनको सरकार की सर्विसेज का लाभ नहीं मिल पाता। वैसे तो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है साफ तौर पे सीधे सीधे कि आप स्कीम के लाभ के लिए आधार को मैंडेटरी नहीं बना सकते, बट चोरी छुपे सरकार ऐसा करती रहती है। मतलब डायरेक्टली इनडायरेक्टली सरकार आधार मांग ही लेती है। जैसे हरियाणा का एक एग्जाम्पल हमने डिस्कस किया था कि जो फैमिली कार्ड बन रहे हैं, फैमिली कार्ड के आधार पे स्कीम्स का लाभ मिलेगा और फैमिली कार्ड बनवाने के लिए आधार कंपलसरी है। तो चोर दरवाजे से ना सरकार आधार कार्ड मांग ही लेती है, कई बार डायरेक्टली कई बार इनडायरेक्टली। तो ये सारे कंसर्न्स मेनली राइटर के द्वारा, मूडी के द्वारा जाहिर किए जाते हैं। आधार से संबंधित की प्राइवेसी संबंधित कंसर्न्स हैं, सिक्योरिटी संबंधित कंसर्न्स हैं। एक सिंगल अथॉरिटी के पास में इतने ज़्यादा, हम ऑलमोस्ट सभी लोगों के पास आधार है हमारे देश में आज के समय में, तो इतने ज़्यादा लोगों के जो क्रेडेंशियल है एक ही अथॉरिटी अभी होल्ड कर रही है। अथाह पावर है उस अथॉरिटी के पास में एक प्रकार से, जबकि डिसेंट्रलाइज्ड आईडी सिस्टम होना चाहिए। यूजर्स को ज़्यादा कंट्रोल दी जाए अपने डेटा से संबंधित। यूजर अपना कौन सा डेटा शेयर करना चाहता है, कौन सा नहीं करना चाहता, किसके साथ शेयर करना चाहता है, नहीं करना चाहता, एक यूजर को ज़्यादा कंट्रोल दिया जाए, जबकि अभी यूजर के पास कंट्रोल नहीं है। देखो आप ना आधार के बारे में एक चीज़ बोल सकते हो, जैसे यूपीआई एक रेवोल्यूशन है ना, आधार ने हमारे देश में ना बहुत सारी चीज़ें ठीक कर दी हैं, ये बात तो सच है। मतलब नॉर्मल सी बात है, एक सिम लेना चाहते हैं, आधार से तुरंत के तुरंत हमारा सिम जो है वो एक्टिवेट हो जाता है। अनेकों ऐसी सर्विसेज हैं, सिम तो चलो एक एग्जांपल है, अनेकों ऐसी सर्विसेज हैं। बैंक अकाउंट आप ओपन करने जाते हो, आधार की सहायता से तुरंत का तुरंत आपका बैंक अकाउंट ओपन हो जाता है। पहले तो बहुत दिक्कतें आती थी, तो आधार में थोड़े बहुत जो कंसर्न्स हैं ना उनको एड्रेस किया जाए। अदरवाइज आधार एक सफल प्रोजेक्ट है, बहुत ही सफल प्रोजेक्ट है आधार, और एक फॉरेन एजेंसी उस सफलता को अंडरमाइन नहीं कर सकती। यूपीआई जैसे बहुत ही ज़्यादा सफल प्रोजेक्ट है, उसी प्रकार से आधार भी एक बहुत ही ज़्यादा सफल प्रोजेक्ट है। लेकिन अब जैसे जो वर्कर हैं जिनका बेचारों का बायोमेट्रिफिकेशन नहीं स्कैन होता, उनके लिए देखो कोई बैकअप होना चाहिए, और जो कंसर्न्स हैं प्राइवेसी संबंधित कंसर्न्स हैं उनको एड्रेस किया जाना चाहिए। अदरवाइज आधार बहुत सही है। तो ये थी हमारी आज की डिस्कशन। अब लास्ट में क्वेश्चन भी देख लीजिए आप। एक देखो, सबसे पहले आप ये क्वेश्चन देखिए आधार से संबंधित। आधार भी यूपीएससी का वन ऑफ द फेवरेट टॉपिक है, प्री में 2-3 बार क्वेश्चन पूछे हैं। आप इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए और इस क्वेश्चन को भी ध्यान से पढ़िए। दोनों क्वेश्चंस को ध्यान से पढ़ के कमेंट बॉक्स में आंसर लिखिए। मीनवाइल मैं आपको बता देता हूं पहले जो मैंने क्वेश्चन पूछा था उसका क्या आंसर है। सी आंसर है इसका, एम्फेसाइजिंग फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी स्किल्स। ये क्वेश्चन रिलेटिवली इजी था। अब आप ये क्वेश्चंस देखिए। इस क्वेश्चन में सही आंसर है बी, 2 and 4 ओनली। ये सही आंसर है। 6 महीने तक स्टोर करके रखा जा सकता है आधार के डाटा को। और नीचे जो ये क्वेश्चन है इसका आंसर है डी, यानी दोनों स्टेटमेंट्स गलत हैं। तो ये थी हमारी आज की डिस्कशन।
हमारी इस डिस्कशन में फिलहाल इतना ही है, कल मिलते हैं सुबह जल्दी। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।